चलो ना ऐसा भी है। चलिए आगे बढ़े। आज से अपन इंडिया का ना भारत का भूगोल पढ़ेंगे। बस सुनना बस है आपको। सैटरडे के दिन जो भी बचा है आपका, जैसे करंट अफेयर में पुरस्कार वगैरह जाएंगे, है ना। चलिए तो भारत का भूगोल में शुरुआत करते हैं। बहुत से लोगों ने पढ़ लिया होगा इस टॉपिक को पहले भी, है ना। ध्यान से सुनना है, आप कुछ आंकड़े याद रखना आपको और कुछ फैक्ट्स याद रखना है। सबसे पहले तो भारत का भूगोल जानने के लिए भारत को आपको दो तरीके से पढ़ना पड़ेगा, एक प्राकृतिक और एक राजनीतिक तरीके से, है ना। जैसे आप नक्शा आते हैं तो आप कोशिश करें कि दो टाइप के नक्शे रखें, एक प्राकृतिक और एक राजनीतिक नक्शा। प्राकृतिक नक्शा क्या होता है, जिनमें पर्वत, पठार, पहाड़ों को, है ना, नदियों को लिया जाता है, वो प्राकृतिक नक्शा कहलाता है, मानचित्र कहलाता है। और राजनीतिक जिसमें प्रदेशों को और उनकी सीमाओं के बारे में दिया होता है, उसको राजधानी वगैरह दिया होता है, उसको कौन सा मानचित्र बोलते हैं, राजनीतिक मानचित्र बोलते हैं। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले भारत को पढ़ने के लिए आपको भारत की जो राजनीतिक मानचित्र है वो कौन सा स्टेट कहाँ पर है ये याद रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई बनाते हैं अपन इंडिया का, है ना, नक्शा। चलिए ऐसा समथिंग है ना। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कितने राज्य हैं। तो अपने इंडिया में कितने राज्य हैं भाई, टोटल 28। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो कितने हैं, 8। कितने हैं, 8। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना। अब इनकी स्थिति कहां पर कौन सा है ये ध्यान रखेंगे। सबसे पहले देखते हैं ये आपका है ना, ये है लद्दाख। क्या है, लद्दाख। ये है जम्मू और कश्मीर, ठीक। जम्मू कश्मीर, लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ स्टार्ट होता है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद इधर आते हैं तो आता है पंजाब। पंजाब के नीचे आता है हरियाणा। फिर हिमाचल प्रदेश के इस ओर आते हैं तो आता है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड से थोड़ा नीचे आए तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से नीचे आते हैं तो बिहार। अब इधर पे आते हैं, यहाँ आते हैं तो क्या आता है, राजस्थान, है ना, ठीक। यहाँ पर आते हैं तो ये क्या है, गुजरात। गुजरात के नीचे आते हैं तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे आते हैं तो गोवा। गोवा के नीचे आता है आपका कर्नाटक। कर्नाटक के नीचे आता है केरल। अब इस तट पर देखते हैं ना, बिहार। बिहार के नीचे कौन सा स्टेट है, झारखंड। झारखंड के नीचे कौन सा है, बंगाल। कौन सा है, बंगाल। बंगाल के नीचे आता है उड़ीसा। उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश। अब इसका नया नाम है सीमांध्र। क्या नाम है, सीमांध्र, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के नीचे यहाँ पर आता है तमिलनाडु। अब सेंट्रल इंडिया में देखते हैं, यहाँ पर आता है एमपी अपना, और उसी के साइड में क्या आता है, छत्तीसगढ़, ठीक। ये सबको पता होगा, नक्शे में देखे होंगे ना। अब इनको जैसे हम नॉर्थ इंडिया बोलते हैं, साउथ इंडिया बोलते हैं, ईस्ट और वेस्ट, किसको क्या क्या बोलते हैं, एक और छूटा है यहाँ पर आंध्र प्रदेश के ऊपर तेलंगाना, है ना। देखो ये पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश सहित ये पूरा कौन सा इंडिया कहलाता है, नॉर्थ, ठीक है ना। ये कौन सा इंडिया हो गया आपका, नॉर्थ इंडिया। साउथ इंडिया स्टार्ट होता है आपका कर्नाटक से स्टार्ट होकर ये तेलंगाना सहित कहा जाता है उड़ीसा। ये कौन सा इंडिया है, साउथ, ठीक।
अब वेस्ट आधा गोवा भी आता है ना। पश्चिम इंडिया किसको बोलते हैं? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कुछ भाग गोवा का, पूरा नहीं लेते इसको, है ना। ये पश्चिम भारत, पूर्वी भारत, कुछ आधा छत्तीसगढ़ आ जाता है, और बिहार, झारखंड और बंगाल, ये कौन से भाग हैं? पूर्वी भारत के। ठीक, अब बच गए, डाउट होगा सबके मन में कि इसको पूर्वी भारत क्यों नहीं लिखते। इसको लिखते हैं उत्तर पूर्वी भारत। क्या लिखा जाता है इसको? उत्तर पूर्वी भारत, है ना। तो इसको याद रखेंगे, 7 + 1 मतलब टोटल कितने स्टेट हो रहे हैं? 8। अब 7 और +1 करके हमने क्यों लिखे इसको, है ना। तो 7 जो है 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, सतवहनी स्टेट बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? सतवहनी स्टेट या 7 सिस्टर के नाम से। और एक जो है ये सिक्किम है। कौन सा है? सिक्किम। तो वो 7 सिस्टर में शामिल नहीं है, ध्यान रखेंगे। अब 7 को हमको याद रखना है, सॉरी 8 को, है ना। तो यहां पर आता है सिक्किम। क्या आता है? सिक्किम। फिर यहां आता है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा आता है? अरुणाचल। अरुणाचल से लगा है असम। क्या लगा हुआ है? असम। ऐसा फैला हुआ है ना। फिर यहाँ बांग्लादेश के नीचे आता है त्रिपुरा। क्या आता है? त्रिपुरा। फिर यहाँ आता है मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय। कितने हो गए? 8 हो गए। एक और कौन सा छूटा? 3 और 3 6 और 2 8, ये तो गए। तो कितने स्टेट हो गए उत्तर पूर्वी भारत में? 8। तो 7 स्टेट मतलब सिक्किम को छोड़ दिया जाए तो क्या बोलते हैं इसको? सतवहनी स्टेट, ना। 7 सिस्टर के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये अपने भारत की स्थिति है, सभी लोगों को पता होगा। अब इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये प्रदेश नहीं रहे, है ना। ये केंद्र शासित प्रदेश में आ गए, स्टेट में नहीं है, राज्य में नहीं है। अब इनकी राजधानियां की बात करते हैं, सबको पता होगा। जैसे लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। क्या नाम है? लेह। ध्यान रखेंगे, है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। और जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या रखी गई है? श्रीनगर। क्या रखी गई है? श्रीनगर। ये केंद्र शासित प्रदेश है ना। इसके अलावा और केंद्र शासित प्रदेश देखना है आप, यहाँ पर उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर को टच करता है। यहाँ पर क्या आता है? दिल्ली। क्या है? दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश, पहला केंद्र शासित प्रदेश याद रख लो जम्मू, दूसरा लद्दाख, तीसरा क्या हो गया? दिल्ली। अब चौथा है ना, चौथा केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर आता है। ये 4 छोटी छोटी जगहों से मिलकर बनाया गया है। क्या अभी तक आपने पांडिचेरी नाम सुना होगा, पर पांडिचेरी कितने छोटे छोटे जगह से मिलकर बना है, क्षेत्रों से मिलकर बना है, ये पता होना चाहिए ना। तो ये केरल के भाग में आता है, इसका नाम है माहे। क्या नाम है? माहे। ठीक। तमिलनाडु के पास में है यनम या यानाम भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? यानाम। ये क्या हो गया आपका? तेलंगाना के पास में पांडिचेरी। और आंध्र प्रदेश के पास में आता है कारीकर। क्या आता है? कारीकर। तो 4 छोटे छोटे क्षेत्रों को मिलाकर क्या बना दिया गया? पांडिचेरी। 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें, जमाने के लिए आता है, यूपीएससी लेवल में आएगा। ये जमाता है कि पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश को क्लॉकवाइज जमाइए। मतलब उसमें कौन कौन से क्षेत्र क्लॉकवाइज है और कौन कौन से एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। सबसे पहले यानम, फिर आपका आता है माहे, पांडिचेरी और कारीकर। ये 4 क्षेत्रों को मिलाकर क्या बना दिया गया? पांडिचेरी। और जिसकी राजधानी कहाँ रखी गई है? पांडिचेरी, है ना। तो ये हो गया आपका चौथा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर समुद्र है, हिंद महासागर है, जिसका एक भाग है बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन आ जाता है कि बंगाल खाड़ी किसका भाग है?
तो किसका भाग है? हिंद महासागर, है ना, पूरा। यहाँ भी हिंद महासागर है, नीचे भी हिंद महासागर है, यहाँ भी, पर इसको छोटे छोटे नाम से अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। इसको बोला गया बंगाल की खाड़ी, यहाँ पर भी समुद्र है, इसको बोला गया अरब सागर। क्या बोला गया? अरब सागर। और नीचे आपका क्या है? हिंद महासागर। मन्नार की खाड़ी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मन्नार की खाड़ी, है ना। सबके अलग अलग नाम है, ये ध्यान रखेंगे। अब तीन जो आपके चार सॉरी ना, वो हो जाएंगे आपके क्या? केंद्र शासित प्रदेश समुद्र में है, बंगाल की खाड़ी में है अंडमान एंड निकोबार। क्या है? अंडमान और निकोबार। अरब सागर में आपका आता है लक्षद्वीप, इसी के ऊपर है दमन और दीव, यहीं पर है दादर नगर हवेली। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, इस दादर नगर हवेली और लक्षद्वीप को एक ही कर दिया गया, ठीक है ना। दोनों को क्या बना दिया गया? एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो कितने हो गए? अब 7 नहीं पढ़ेंगे, 8 नहीं, अब कितने पढ़ेंगे? 7, ठीक। सर पहले 9 थे ना? 9 नहीं थे, वो तो राज्य में 7 देख लेते हैं एक बार ना। फिर जब केंद्र शासित प्रदेश बना तो 9 हो गए थे सर, पहले तो 7 थे ही। श्रीनगर लद्दाख हो गया, दिल्ली हो गए, पांडिचेरी हो गया, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, है ना, दादर नगर हवेली, दमन और द्वीप। अच्छा, ये है दमन अलग है, द्वीप अलग है क्या? एक ही है ना वो। दिल्ली भी आएगा ना? तो दिल्ली भी हो गया ना सर। एक चंडीगढ़ जाएगा। हाँ, चंडीगढ़, इसको भूल गए। चंडीगढ़ आएगा ऊपर। ये पंजाब और हरियाणा के बीच में क्या है? चंडीगढ़। अब कितने हो गए टोटल? 8। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको ध्यान रखना, ठीक। राजधानी वगैरह तो आपको पता होंगी, है ना, कहाँ पर किसकी राजधानी है। तो केंद्र शासित प्रदेश को एक बार फिर देख लें, जम्मू कश्मीर, ठीक, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को जोड़ दिए, एक ही कर दिए, ठीक। तो टोटल कितने हो गए ऐसे? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके। सभी लोगों को ध्यान आ गया हो गया। अब राजधानी पूछता है तो उत्तर भारत की ज्यादा पूछता है ना, और यहीं पर कंफ्यूज होते हैं सब लोग। तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। क्या नाम है? गंगटोक। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। क्या नाम है? ईटानगर। असम की है दिसपुर। क्या नाम है? दिसपुर। मेघालय की क्या है? शिलोंग। मणिपुर की क्या है? इम्फाल। नागालैंड की कोहिमा। क्या? कोहिमा। मिजोरम की क्या है? आइजोल। और त्रिपुरा की अगरतला। ये राजधानी भी हो गई। बस पूछेगा तो ये तो सबसे बन जाएंगी यहाँ की, वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे जाके, ठीक। आगे बढ़े तो ये राजनीतिक मैप हो गया हमारा कंप्लीट, है ना, सभी लोगों को पता हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब आते हैं हम भौगोलिक क्षेत्र में। चलिए भौगोलिक क्षेत्र में भारत के बारे में पढ़ते हैं, बाद में नक्शे से भी कवर करवा दूंगा मैं, है ना। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके ध्यान रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो भारत है इसका नाम कैसे पड़ा, है ना, क्या स्टोरी इसके पीछे की, या किन किन नामों से भारत को जाना जाता है। तो हमने तो सुना है भारत, हिंदुस्तान और इंडिया बोलते हैं, है ना, ज्यादातर। इसके अलावा प्राचीन भारत में और भी इसके नाम थे, वो कौन कौन से नाम थे ये ध्यान रखेंगे ना। सिंधु घाटी सभ्यता के पहले, मतलब उसके भी पहले, यहीं से हमारा लिखित इतिहास जो है स्टार्ट होता है ना। इसके पहले लिखित रूप में नहीं है। जो इतिहासकार हैं, भूगोलवेता हैं,
उनने सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास से हमारा इतिहास भारत का स्टार्ट किया। इसके पहले की स्टोरी किसी के पास लिखित रूप में नहीं है, काल्पनिक मानते हैं। तो काल्पनिक मतलब क्या होता है, जो हमारे सामने नहीं दिखता उसको क्या मानेंगे हम, काल्पनिक, और जो हमारे सामने दिख रहा है उसको क्या मानेंगे हम, वास्तविक। तो सिंधु घाटी सभ्यता भी काल्पनिक थी पहले, पर जब उत्खनन हुआ, खुदाई हुई तो हमारे सामने आ गई। तो इसके पहले, सिंधु घाटी सभ्यता के पहले भारत को जम्बू द्वीप बोलते थे। क्या बोलते थे, जम्बू। ठीक, एक नाम ये पता चला। सिंधु घाटी के बाद भारत में आर्यों का प्रवेश हुआ, है ना। दो मत हैं इसके। कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि आर्य जो है ईरान, मध्य एशिया से आए थे, है ना। कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। कुछ इतिहासकार इसको नहीं मानते, वो बोलते हैं आर्य भारत में ही थे पहले से, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो वैदिक सभ्यता आई, इतिहास में आपने पढ़ा होगा, तो वैदिक सभ्यता के समय भारत में आर्यों का प्रवेश हुआ, तो इसका नाम पड़ गया आर्यावर्त। क्या नाम पड़ गया, आर्यावर्त। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आर्यावर्त के बाद देखते हैं, अच्छा जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, ये दो क्लियर हुए। कब कैसा पड़ा इनका नाम, आगे बढ़ते हैं इसके बाद, है ना। अब आते हैं भारत में ईरानी लोग। कौन से लोग आए, ईरानी। तो ईरानी लोग जो है वो सा को हा पढ़ते हैं, है ना। बाय डिफॉल्ट होता है इनके पास, सा को क्या पढ़ते हैं, हा। तो हमारे भारत में उस समय थी एक नदी, प्राचीन नदी है, अभी भी है, सिंधु नदी। कौन सी नदी है, सिंधु। तो सिंधु नदी को इन्होंने क्या पढ़ दिया, हिंदू। क्या पढ़ दिया, हिंदू। और हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी, तो इस कारण से ईरानियों ने एक नया नाम रख दिया, हिंदुस्तान। क्या नाम रख दिया, हिंदुस्तान। ठीक, आगे बढ़े। इसके बाद आए भारत में अंग्रेज। क्या है, अंग्रेज। जब अंग्रेजों ने सिंधु नदी को अंग्रेजी या कहना चाहिए यूनानी भाषा में, कौन सी भाषा में, यूनानी भाषा में इंडस नदी बोलते हैं। सिंधु जो नदी है उसको यूनानी भाषा में क्या बोलते हैं, इंडस। तो इंडस के कारण नाम क्या पड़ गया, इंडिया। क्या नाम पड़ गया, इंडिया। तो अंग्रेजों की देन है, इन्होंने क्या बोल दिया भारत को, अब एक नाम छूट गया, भारत, जो रियल नाम चलता हमारा। तो भारत कैसे पड़ा, कल ही बताया था मैंने, है ना। पौराणिक एक वायु पुराण है ना, कौन सी पुराण है, वायु पुराण में दो कहानी मिलती हैं आपको। एक का नाम है शकुंतला, एक पात्र का नाम है, और दूसरे का नाम है दुष्यंत। क्या नाम है, दुष्यंत। तो शकुंतला और दुष्यंत के एक पुत्र हुए जिनका नाम था राजा भरत। क्या नाम था, राजा भरत। भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट हुए ऐसा मानते हैं। चक्रवर्ती की मीनिंग होती है ऐसा शासक जिसका पूरे पृथ्वी में राज हो, पृथ्वी, उसको क्या बोलते हैं, चक्रवर्ती। तो पहले चक्रवर्ती सम्राट, इन दोनों की संतान हुई कौन, भारत, जो आगे चल के इन्हीं के नाम पे पड़ गया भारत। तो ऐसी स्टोरी हमारे नाम के पीछे, हमारे देश के नाम के पीछे सबको बन गई होगी ना। रामायण काल में या महाभारत काल में जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, जम्बू द्वीप, है ना। एक दोहा भी है, जब लवकुश गाते हैं, स्टार्टिंग होती ना, एंडिंग होती वो यशमेघ यज्ञ के बाद रामायण में, जम्मू द्वीपे, कुछ ऐसा नाम आता है। तो तुलसीदास जी ने जम्मू द्वीपे मतलब भारत का प्राचीन सबसे पुराना नाम, है ना। ये बेसिक चीजें याद हो गई होंगी आपको। नाम के बाद आते हैं आगे, अपन बढ़ते हैं। भारत का आकार कैसा है ना, अगला है आपका आकार। तो आकार दो टाइप का है, जैसे अपन इंडिया बनाते हैं, है ना।
ये अपना भारत बनता है ना। तो इसमें आकार में दो जो वैज्ञानिक थे, इनने एक बोला चतुष्कोणी, क्या बोल दिया? चतुष्कोणी। और एक ने बोला पतंगाकार, क्या बोला? तो चतुष्कोणी किसने बोला और पतंगाकार किसने बोला भारत को? चतुष्कोणी बोला एक स्टेन नाम के वैज्ञानिक थे। डेल स्टेन एक बॉलर है ना, वही वाला स्टेन ने क्या बोला? चतुष्कोणी। और एक थे फारसी के बहुत बड़े कवि थे जिनका नाम था अल बरूनी। क्या नाम था? अल बरूनी। अल बरूनी ने क्या बोला? पतंगाकार। ठीक, दोनों के अपने अपने मत रख दिए इन्होंने। स्टेन ने चतुष्कोणी बोला और अल बरूनी ने क्या बोला? पतंगाकार, है ना। अब दिखता भी है ना, देखो भारत ऐसा दिखता है, ये चतुष्कोणी दिख रहा है, चार है ना, दिख रहा है। यदि इसको सीधा कर दें, क्या बन गया? चतुष्कोणी। और इसी में यहां पर धागे लगा दिए तो क्या बन गई? पतंग। ठीक, तो पतंगाकार और चतुष्कोणी दो अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो ज्ञाता है उन्हें अलग अलग बोला, ये बस ध्यान रख लो आप, हो गया। अब क्षेत्रफल की बात करते हैं, है ना। तो भारत का क्षेत्रफल देखते हैं, ये है, सभी को पता होगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल सभी को याद होगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये हमारा भारत का क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अक्षांशीय स्थिति, मतलब हमारी स्थिति और विस्तार की बात करते हैं। स्थिति एंड विस्तार, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है ना, ध्यान से समझेंगे। पहले देखते हैं स्थिति में अक्षांशीय स्थिति। ये अक्षांशीय स्थिति क्या होती है? तो मैंने पहले भी बता दिया है, दूसरी है ना, जो अन्य क्लासों में ग्लोब होता है आपका, एक ग्लोब पर जो आड़ी रेखाएं खींची जाती हैं, इनको कौन सी रेखाएं बोलते हैं? अक्षांशीय। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं? काल्पनिक होती हैं। ग्लोब पर खींची गई आड़ी रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश। और ग्लोब पर खींची गई खड़ी रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर। सभी ने पढ़ा होगा। अब इनकी अलग अलग स्थिति होती है ना। चलिए एक बार फिर जिनने नहीं पढ़ा होगा पढ़ना है, क्या होता है अक्षांश। देखो, पृथ्वी को दो भागों में कन्वर्ट करने वाली, डिवाइड करने वाली रेखा का नाम है भूमध्य। भूमध्य पृथ्वी है, उसके बीच से रेखा खींच दी है काल्पनिक, क्या बन गई? भूमध्य। ठीक, भूमध्य रेखा को 0 डिग्री पर लिया गया। कितने डिग्री पर लिया गया? 0 डिग्री। फिर इसके बाद यहीं से काउंट करते आगे बढ़े, इसके ऊपर से एक रेखा जाती जिसको बोलते हैं कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री पर ली गई। कितनी? 23.5 डिग्री। और इसी भूमध्य के नीचे से एक और रेखा जाती है जिसका नाम है मकर, ये भी 23.5 डिग्री। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री माना गया इसको, है ना। फिर अन्य रेखाएं हैं। फिर यहाँ पर आपके आते हैं दो ध्रुव। क्या आते हैं? ध्रुव। ये होता है उत्तरी ध्रुव और ये कौन सा ध्रुव है? दक्षिणी ध्रुव। अब देखें, इतना हिस्सा दिख रहा है अभी। एक मान लो पूरा व्रत है ना। व्रत को आधा कर दिए तो क्या बन गया? अर्धव्रत। मान लो एक गोला है, गोला को आधा कर दिए तो क्या हो गया? अर्धगोला हो गया। क्या हो गया? तो पूरे को बोलते हैं गोलार्ध। क्या बोलते हैं? गोलार्ध। और भूमध्य रेखा से जैसे आगे बढ़ते हैं इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा के नीचे जैसे बढ़ते हैं इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक,
तो ये भी पता चल गया हमको उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है ना। बाद में जब मैं जलवायु पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से आपको क्लियर करवाऊंगा, है ना, जिसमें हम जलवायु पढ़ेंगे, शीतोष्ण क्या होता है, उष्ण क्या होता है, उपोष्ण क्या होता है, इनको अलग अलग चीजों को पढ़ेंगे। ये तीनों रेखाएं क्लियर हुई। सूर्य यहीं पर चमकता सबसे ज्यादा, इन्हीं तीनों रेखाओं में। इन तीनों रेखाओं में गर्मी भी ज्यादा पड़ती होगी। सूर्य सबसे ज्यादा इन्हीं तीनों रेखाओं में चमकता है, यहाँ नहीं चमकता, इसलिए यहाँ ठंडी पड़ती है। वो जलवायु का मैटर है। इतना समझ में आया। अब ग्लोब पर खींची गई जो खड़ी रेखाएं उनको कौन सी रेखाएं बोलते हैं? देशांतर। इसको भी हमने 0 डिग्री देशांतर मान लिए। यहाँ पर आपके 2 ध्रुव हो गए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, है ना। तो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसको और दूसरी रेखा बोलते हैं जीएमटी रेखा। क्या बोलते हैं? जीएमटी। जीएमटी का पूरा नाम है ग्रीनविच मीन्स टाइम। क्या नाम है? ग्रीनविच मीन्स टाइम। ये कहां से कहां आती है? मतलब उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तो है, पर ये रेखा जो जाती है, सटीक समय जो पूरे वर्ल्ड का निकाला जाता है ना, वर्ल्ड का मानक समय माना जाता है, वो लंदन से होकर, कहां पर? लंदन से। आगे और पढ़ाएंगे अपन इसको, है ना, भारत का मानक समय जब देखेंगे। बस देशांतर अक्षांश समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो, ये बीच में रेखा खींच दी अपन, है ना, देशांतर हो गई। अब देशांतर में भी देखो, इसको मैंने बंद कर लिया। कौन सा देशांतर दिख रहा है? पूर्वी। अभी तक हमने जब इसको अर्धवृत्त बनाया था तो ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता था, ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता था। अब दिशाओं में चले जाते हैं तो ये कौन सा हो गया? पूर्वी, और ये कौन सा हो गया? पश्चिमी। तो पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। अब ये भारत है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर आपका भारत है, ठीक। इसको बीचों बीच में कर लेते हैं ना। यहाँ पर मान लो भारत, पूरे गोलार्ध में यहाँ पर भारत। तो अभी भारत की स्थिति कौन से गोलार्ध में दिख रही है? उत्तर पूर्वी दिख रही है। यहाँ मान लो 4 दिशाएं बना दें, ये, है ना, तो ये उत्तरी हो गया, ये दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया, ये पश्चिम। और ये वाली दिशा कौन सी हो रही? उत्तर पूर्वी हो रही। तो भारत की स्थिति कहां पर हो गई? अब उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कौन से महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप के कौन से भाग में? दक्षिणी भाग में। ये भारत की स्थिति। दक्षिण एशिया में आता भारत, ध्यान रखेंगे ना, ना कि पूर्वी, ना पश्चिमी, ना उत्तरी। कहाँ आता भारत? दक्षिण एशिया में। ये छोटी छोटी चीजें हो गई। तो अब सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत की स्थिति कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध। और देशांतरी स्थिति क्या है? पूर्वी गोलार्ध। दोनों को इकट्ठा बोल सकते हैं उत्तर पूर्वी गोलार्ध। क्या बोल सकते हैं? उत्तर पूर्वी गोलार्ध के एशिया के कौन से क्षेत्र में? दक्षिण। ये भारत की स्थिति, सिंपल सा। अब अक्षांशी और देशांतरी विस्तार देखते हैं भारत का कितना है ना। ये आंकड़ा भी कई बार आता है। सबसे पहले देखते हैं अक्षांशी स्थिति या विस्तार। तो अक्षांशी विस्तार में 8 डिग्री 4 मिनट, ये दोनों चिन्ह ध्यान रखेंगे। ये चिन्ह है डिग्री का और ये चिन्ह कौन सा है? मिनट। कौन सा चिन्ह है? मिनट का चिन्ह ना। तो 8 डिग्री 4 मिनट कौन से अक्षांश से? पूर्वी अक्षांश से, सॉरी उत्तरी अक्षांश से। कौन सा? उत्तरी अक्षांश से कितने डिग्री तक जाता है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अभी इसको क्लियर करवाऊंगा, है ना। अभी आंकड़ा आया, ये अक्षांशी स्थिति हो गई। अब देशांतरी को याद रखेंगे। कितना भाई? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। पूर्वी देशांतरी स्थिति याद हुई। अक्षांश में सिंपल सा याद रख लो, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक।
अभी हम उत्तरी अक्षांश में है ना, उत्तर में, हम दक्षिण क्यों नहीं लिख रहे हैं इसको, क्योंकि भारत की स्थिति कहाँ है, उत्तर में। अब इसको क्या पढ़ेंगे देशांतरी स्थिति में, 8 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से, कौन सा देशांतर, पूरब में है ना हम, कौन से देशांतर में है, देखो ये भाग अक्षांश का और ये भाग कौन सा, देशांतर का, ये पश्चिमी देशांतर, ये पूर्वी, इसको और अच्छे से समझ सकते हैं आप, है ना। देखो अभी यहाँ पर क्लियर हुआ, ये कौन सा उत्तरी अक्षांश है और ये कौन सा अक्षांश है, दक्षिणी। अब ये कौन सा अक्षांश है, सॉरी देशांतर, पूर्वी देशांतर, और ये कौन सा देशांतर है, पश्चिमी। अब मान लो भारत यहाँ पर है, दोनों रेखाओं को हमने खींच दिए, भारत यहाँ पर है तो पूर्वी देशांतर में है और उत्तरी अक्षांश में है, तो हमने यहाँ उत्तरी अक्षांश लिखा था, यहाँ क्या लिख रहे हैं, पूर्वी देशांतर लिख रहे हैं। तो 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये स्थिति है, यहाँ तक भारत फैला हुआ है। अब इसको कैसे मापते हैं, है ना, ये तो हमने पढ़ लिए, ये भी तरीका होना चाहिए कहाँ से क्या मापते हैं इसको। चलिए देखते हैं, इसको मापते हैं ना। यहां से ध्यान रखें, ठीक, यहां पर, अच्छा मैं ऐसी रेखा खींचूं तो ये कौन सी रेखा होगी भाई, बताओ, ग्लोब पर खींची गई आड़ी रेखाएं क्या कहलाती हैं, ठीक, और मैं इसी को खड़ा खींचूं, ये कौन सी रेखा होगी, कौन सी हो गई, तो पहले अक्षांशीय स्थिति देख लेते हैं, है ना, यहां भी खींच दे इसको, ठीक। तो ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक। अब इसको काउंट करते चलेंगे, है ना, 8 9 10 11 12 13 14 23 तक आते हैं, 23 डिग्री है ना, यहाँ पर हो जाता ना, फिर आगे काउंट करते चलते हैं। तो यहाँ कहाँ तक आते हैं अपन, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6। तो यहाँ से यहाँ ये कौन सी हो गई, अक्षांश हो गई, ठीक। अब देशांतरी देखते हैं ना, ये यहाँ से काउंट करते आगे बढ़ेंगे, ये कौन सा है आपका, कितने डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, अभी पूरब में जाएंगे ना, यहाँ काउंट करते आएंगे, 68 69 है ना, 70 80 81 82 90 आ गए, फिर 95 96 और यहाँ तक कहाँ क्या है, 97 डिग्री कितने मिनट, कौन से, पूर्वी देशांतर। ये क्या था, उत्तरी अक्षांश, ये भी क्या था, उत्तरी अक्षांश। अब समझ में आया कैसे मापे, ठीक। तो यहां से काउंट किए आगे बढ़ते गए तो 97 तक डिग्री आ गए हम, और यहां से काउंट करते चले 8 से तो कहां तक आ गए, 37। अब पता चल गया हमारा भारत कहां से क्या विस्तार है, कैसा फैला हुआ है ना। अब आगे बढ़ते हैं, जब मानक समय रेखा बताऊंगा। अभी देखते हैं भारत के अंतिम छोर या अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु। तो उत्तर में जो अंतिम बिंदु है यहां पर है, यहां पर कौन सा ग्लेशियर है, सियाचिन। कौन सा ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर में जो उत्तरी सबसे उत्तरी बिंदु है इसको बोला गया इंदिरा कौल। क्या बोला गया, इंदिरा कौल। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु पूछे तो कौन सा है, इंदिरा कौल। सबसे दक्षिणी बिंदु वो यहां से लिया गया है ना, ये क्या है, अंडमान निकोबार। ये सबसे बड़ा मान लो द्वीप है, ऊपर वाला हिस्सा है अंडमान का और नीचे वाला है निकोबार का। तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है
ये बृहद निकोबार में, बृहद मतलब बड़ा, निकोबार, और उसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। इसी को और दूसरे नाम से पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। तो वो कहाँ पर है? बृहद निकोबार में। ठीक, तो ये सबसे दक्षिणतम बिंदु मानते हैं भारत का। अब पूर्वी बिंदु भी देखेंगे और पश्चिमी देखेंगे। तो पूर्वी बिंदु जो 97 डिग्री 25 आता है ना अपना लास्ट वाला, तो यहीं पर है अरुणाचल प्रदेश में। कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में, है ना। क्या नाम है इसका? किबुथु, कीबाथु नाम का एक छोटा सा गांव है। वो लास्ट पॉइंट है हमारा पूरब। अब पश्चिम की बात करते हैं। पश्चिम में यहाँ पर द्वारिका है, ठीक, या कच्छ का रण, याद रखो ना, ज्यादा अंदर नहीं जाते। कच्छ का रण में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक छोटा सा द्वीप विवाद है, जिसको सर क्रीक द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर क्रीक द्वीप। ठीक, जहां से 68 डिग्री कितना स्टार्ट होता है आपका? ये स्टार्ट होता है। ठीक, तो सबसे पश्चिमी बिंदु है कच्छ के रेगिस्तान में, सर क्रीक के पास में है गोर मोटा, मोता या मोटा बिंदु। ठीक, क्या नाम है? मोटा, है ना, या मोटा, याद रख सकते हैं। ठीक, याद रहेगा, है ना। तो पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु, तीनों याद हो गए। सर पूर्व में तो बलंगु तपन है ना? नहीं, वो पुराना है ना, पुराना एक्चुअल यही है किबथु, है ना, याद रखेंगे। बुक में अलग अलग मिलेगा पर रियल में आप ये, ठीक, बुक में तो यहाँ पर द्वारिका लिख देता है या सर क्रीक लिख देता है ना, क्या लिख देता है, पर हम उसके अंदर भी जाएंगे अभी। ठीक, अंजा नाम का जिला है अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा जिला? अंजा जिला में पड़ता है आपका किबुथु। ठीक, और द्वारिका डिस्ट्रिक्ट में क्या पड़ता है? गोरमुंडा। ठीक, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गई है भाई? कर्क रेखा। कौन सी रेखा गई है? ये है कर्क रेखा, है ना। कर्क रेखा कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक, ये कर्क रेखा, यहां से काउंट किए थे हमने, 8, 9, 10 कहां तक आए? 23.5 तक आ गए। और इसको काउंट किए, क्या हो गया? 37 तक पहुंच गए। अब ऐसे ही हम किसको काउंट करेंगे? देशांतर को, है ना। जहां से हमारी समय रेखा ली गई है, तो 68 ऐसे काउंट करते आते हैं। तो भारत के बीचों बीच से एक रेखा गई है, जिसको बोलते हैं कौन सी रेखा? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, ये। ठीक, अब मैंने बहुत ज़्यादा इसको पढ़ा, तब समझ में आया हमारी समय रेखा आपको पता होगा कहाँ कितनी है? 82.5 है। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री, हम इतना पढ़ते हैं। कहाँ से ली गई पढ़ते हैं? इलाहाबाद के नैनी से होकर जाती है, ऐसा पढ़ते हैं। भूगोल में सभी ने पढ़ा होगा कि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, कौन सी रेखा है? पूर्वी देशांतर रेखा है, जो भारत के कहाँ से? इलाहाबाद, प्रयाग मतलब नैनी से होकर आती है। अब हमने समझने की बात है, इसको ही क्यों माना भाई समय रेखा? इसको ही क्यों माना? और भी तो कोई मान सकते थे ना। इसके इधर मान लो 68 से काउंट किए थे, इधर 80 भी आया होगा, 70 भी आया होगा, 50 भी आया, सॉरी 68 के आगे ना, 70, 80, 90, इधर 97 के पहले 82.5 को ही क्यों माने? क्वेश्चन ये है, बताओ। आज तक मुझे ये चीज किसी ने नहीं पढ़ाई। ये तो पढ़ाते नहीं थे ना,
कि 37.5 कहाँ से स्टार्ट होता है और 8 डिग्री 4 कहाँ से होता है, 68 क्या होता है, डायरेक्ट लिखवा देते थे 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री ये और 68 से 97 बस। पर ये समझने वाली चीज है, इसको ध्यान से समझेंगे। देखो इसका डिग्री डिग्री ले लो है ना, ये देशांतर की बात चल रही है ना, ये कौन सी रेखा काल्पनिक कौन सी है, ये देशांतर काल्पनिक है, ऐसे चूने से लाइन नहीं बनाए है ना, ये इनको काल्पनिक मानते हैं डिग्री के माध्यम से। तो इसका डिग्री ले लो, कितना डिग्री है 68 और लास्ट वाला डिग्री क्या है, दोनों को प्लस करते हैं तो कितना होता है 165। कितना होता है, यहाँ से भी काउंट किए, यहाँ से भी हमने, तो कितने हो गए टोटल 165 और 165 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना निकल के आएगा 82.5। समझ में आए, ऐसा पिक्चर है इसके पीछे। अब क्वेश्चन तो ये आता है ना कि ये 70 वाली को क्यों नहीं दिया समय रेखा, 50 आगे 75 80 क्यों नहीं दी, ठीक। तो नल उसका न लेने का कारण है हमको एक ऐसा समय चाहिए जो दोनों देशांतरों के बीच का हो, ठीक, एग्जैक्ट चाहिए हमको एकदम, जो पूरे भारत का समय डिसाइड कर सके जहां से। तो देशांतर रेखा को और दूसरे कौन सी रेखा बोलते हैं, समय रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं, समय रेखा। इसलिए हमने इसको 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को हमने समय रेखा माना, क्योंकि ये इधर भी बराबर भाग में कन्वर्ट कर रही है और इधर भी कर रही है। तो हमको इधर वाले राज्यों का भी समय सही निकालना है, यहाँ वाले राज्यों का, यहाँ वाले सबका समय एक सा हो जाए। तो ये इसके पीछे की कहानी है, समझ में आ गया होगा सबको, ये डिग्री वगैरह समझ में आ गई होंगी, इनके उत्तर बिंदु दक्षिण पूरा पश्चिम भी समझ में आ गए होंगे, है ना सभी लोगों को। आगे बढ़ जाए अब, तो समय रेखा भी लगभग क्लियर हो गई होगी आपको, है ना। चलिए कर्क रेखा, दोनों रेखाओं को देख लेते हैं एक बार, भारत के कितने स्टेट से होकर ये जाती है ना। ये कर्क रेखा कौन सी रेखा है, जो आड़ी गई है वो कर्क रेखा, और खड़ी जो है कौन सी है, देशांतर। कितने डिग्री देशांतर, 82.5, इसको समय रेखा मानते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब कर्क रेखा कौन कौन से स्टेट से जाती है भारत के, ये देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा स्टेट पड़ता था, गुजरात। गुजरात के आगे बढ़े तो कौन सा आता है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। कौन सा आता है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के आगे आते हैं तो कौन सा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के आगे गए तो कौन सा आता है, झारखंड। झारखंड के आगे गए तो कौन सा आता है, पश्चिम बंगाल। बंगाल के आगे यहाँ पर त्रिपुरा था, यस सर। त्रिपुरा के आगे गए तो यहाँ पर क्या आता है, मिजोरम। कितने स्टेट हो गए सर 8, एक राजस्थान भी आएगा। हाँ राजस्थान छूट गया यहाँ पर, है ना, क्या राजस्थान। तो ये 8 राज्यों से क्या जाती है कर्क रेखा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। याद हो गया होगा सबको, है ना। क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, याद नहीं हो रहा है तो ऐसे याद रख लो। एक व्यक्ति था जिसका नाम था गुलाम। क्या नाम था, गुलाम। इसका एक मित्र था, है ना, इसका मित्र था। तो गुलाम ने उसके मित्र को कितने झापड़ लगा दिए, 36 झाप लगा दिए, है ना। बस यही, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक बन गया होगा, अब नहीं भूलेंगे, है ना। तो कर्क रेखा अब 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो है कितने राज्यों से जाती है, ये जाती है 5 राज्यों से। कितने राज्यों से, 5। तो समय रेखा हमारी वो कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। कौन कौन से राज्यों से, सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश,
उत्तर प्रदेश के नीचे आता है आपका झारखंड, बिहार ना। फिर झारखंड, मध्य प्रदेश से नहीं जाती है ना, छत्तीसगढ़ क्या आता है, छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ पर आ जाता है उड़ीसा और यहाँ पर आंध्र प्रदेश। कितने हो गए, 5 हो गए क्या, 3 और 2 5 है ना। उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हुआ। ये 5 राज्यों से क्या जाती है हमारी देशांतर समय रेखा। नहीं, दूर दूर तक नहीं है ना। क्या सिंगरौली टच कर दिए नहीं, हाँ वो छोटा सा भाग आता है ना, थोड़ा सा बॉर्डर एकदम छत्तीसगढ़ वाला, ठीक। हाँ 82.5 कभी पूछ ले तो कौन सा जिला आता है अपने एमपी का, सिंगरौली, थोड़ा सा हिस्सा लास्ट बॉर्डर वो भी, ठीक। तो ये बेसिक चीजें याद हो गई होंगी। क्षेत्रफल कितना हमारा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये क्लियर हुआ भाई, अक्षांश और देशांतर। सर टाइम और डिग्री का क्या कनेक्शन है? जैसे हम पढ़ते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 7 डिग्री 6 मिनट तक, तो क्यों पढ़ते हैं डिग्री और टाइम मतलब दोनों? मतलब देखो टोटल जो गोला है पृथ्वी कितने डिग्री का है, 360 का है ना। अब इसको 20 से डिवाइड पढ़ते हैं इसको, है ना, 20 से पढ़ते हैं। ये क्या हो गई 0, 4 बढ़ाते चलते हैं इसको, है ना। 4 क्यों बढ़ाते हैं, उसके पीछे का रीजन है कि 1 डिग्री के बराबर कितने मिनट होते हैं, 4। कितने, तो 15 डिग्री बराबर कितने मिनट हो जाएंगे, 60 मिनट। मतलब जो 1 डिग्री को पार कर गया तो मतलब उसने कितने मिनट पार कर लिए, 4। 15 डिग्री में गया तो कितने मिनट हो गए, 7, है ना। तो ये 0 मानते हैं इसको। 0 के बाद 4 डिग्री, 4 के बाद 8 डिग्री, इधर भी लिख सकते हैं इसको, है ना। वैसे इधर लिखें तो और अच्छा रहेगा। 0 4 8 12 ऐसे बढ़ते जाते हैं, ठीक। 4 को बढ़ाते जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री हो गए, मतलब कितने मिनट पार कर लिए, 4। 15 में आए तो कितने मिनट हो गए, 60। अब भारत जो है ये कितने डिग्री आ रहा है, 8 डिग्री है ना, 0 डिग्री देशांतर, ठीक। अब भारत यहाँ कहीं है, ये कौन सी रेखा गई, कर्क रेखा। थोड़ी ऊपर से ले लेंगे और समझने के लिए ना। तो यहाँ से कौन सी रेखा गई, कर्क रेखा। मान लो यहाँ पर क्या है आपका भारत है, तो भारत का निचला हिस्सा है ना, ऐसा ध्यान रखना, ठीक। ये भारत है तो 8 डिग्री रेखा नीचे से जा रही भारत के, कितने डिग्री, 8 डिग्री। तो काउंट कहां से करेंगे, नीचे से करेंगे। तो कहां जाकर एंड हो रही है अक्षांश रेखा, ये कितने डिग्री में, 8 डिग्री 4 से कितने डिग्री, 37 डिग्री 6 तक। तो यहाँ से 8 स्टार्ट हुआ था, यहाँ जब ऊपर गए जम्मू कश्मीर के ऊपर, तो वहां कौन सा डिग्री एंड हो गया, 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक। अब ऐसी ये 0 है ना, इसको बढ़ा दो 4 करके, ठीक, या 15 करके बढ़ाते हैं, है ना। 15 इसलिए लेते हैं कि डायरेक्ट 60 मिनट निकल जाएगा आपका, ठीक। यहाँ 15 लिख दिए, फिर 30, फिर ऐसे बढ़ाते गए थे ना, ठीक। अब भारत यहाँ पर कौन सी डिग्री आ गई, बताओ, 68 डिग्री 7। कौन से देशांतर में चल रहे हैं अभी, ये मैन है ना, इधर चले तो पूरा और इधर पश्चिम। तो कौन से देशांतर में चल रहे हैं अपन, पूर्वी। तो यहाँ ये 68 7 स्टार्ट होती है, काउंट करते चलते 68 69 71 सब काउंट करते करते
और बीच में आ गए तो 82 और लास्ट में यहाँ पर आ गए 97 97। 25। अब देखो ये डिब्बा बन गया भारत के बीचों बीच, इतने बीच में भारत इतने डिग्री में, ठीक। इसको ऐसे काउंट करते हैं। तो 8 डिग्री से स्टार्ट होता है अक्षांश और 68 डिग्री 7 से देशांश, ठीक। समझ में आया होगा अब सबको, है ना। टाइम निकालते आता है 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 15 डिग्री बराबर 60, तो 360 डिग्री बराबर कितने मिनट हो जाएंगे टोटल? दिन निकालेंगे ऐसे, है ना, बहुत लंबा चल जाएगा। तो हम बस इतना याद रख सकते हैं। अब जो मैंने पढ़ाया था कि अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर है आपका और गुजरात यहाँ पर है ना, तो यहाँ से लगाकर यहाँ का समय में 2 घंटे का अंतर आ जाता है। कितने घंटे का? 2। इधर जाएंगे आप आगे देशांतर से तो कुछ समय मिलेगा आपको, इधर जाएंगे। अब भाई अरुणाचल प्रदेश वाला बोल रहा है 1 बज रहे हैं, है ना, और गुजरात वाला बोल रहा है 3 बज रहे हैं, ठीक। तो घड़ी तो अलग अलग टाइम बता रहा है, हमको एक ही टाइम लेना है इंडिया का, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि दोनों देशांतरों के बीच का एक फिक्स टाइम ले लें, इसको हम पूरे इंडिया में चलाएंगे इस टाइम को। ऐसा सिस्टम रहता है ना। चलिए, तो क्षेत्रफल सबसे बन जाएगा, है ना, कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत की बात करें, टोटल भूमि का भारत के पास 2.48% स्थल है। स्थल कैसा है पूरे पृथ्वी का? पृथ्वी में क्या पढ़ा होगा आपने? 70% भाग में क्या है भाई? 71% भाग में जल, और 29% में क्या पढ़ा आपने? स्थल पढ़ा है ना, थल पढ़ा है। तो इस 29 में से 2.48% किसके पास है? भारत के पास, ठीक। तो ये भारत का परसेंट की दृष्टि से देख लेते हैं। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं तो वर्ल्ड में कितने स्थान पर है भारत? 7वें स्थान पे हम क्षेत्रफल में आते हैं। मतलब हमसे 6 और आगे हैं क्षेत्रफल में बड़े। तो वो कौन कौन से इसको भी देख लेते हैं ना। जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है वो है किसका? रूस का, है ना। दूसरे नंबर पे है कनाडा, तीसरे नंबर पे है चीन, फिर है अमेरिका, क्या है? अमेरिका। फिर आपका आता है ब्राजील, क्या आता है? ब्राजील। ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या आता है? कितने हो गए? 3 और 3 6, और 7वें नंबर पर भारत, ठीक। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन से स्थान पे आएगा? 7वें। और भारत के ऊपर ये क्षेत्रफल में बड़े, सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसके पास है? रूस के पास है। लगभग 16% भूमि उसके पास है। 29 तो है ही, इसमें आधा किसके पास हो गया? रूस सबसे बड़ा है। अब रूस में इतना बड़ा है कि आधे भाग में दिन और आधे भाग में रात हो जाती है। तो उसके कितने 12 टाइम जोन है। हमारा एक ही है 82 वाला, उसके कितने टाइम जोन है? सबसे ज्यादा टाइम जोन वाला, है ना। तो ये याद हो जाएगा कभी एग्जाम में आ जाए तो, है ना। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत 7वें नंबर पर। याद नहीं हो रहा तो इसको ऐसे याद रख लो, है ना। पहला वर्ड उठा लो, रुक हो जाएगा, चीन को पूरा ले लो, फिर आ ले लो, बा ले लो, फिर आ, फिर भारत। तो क्या हो जाएगा? रुक चीन, अब आ भारत, है ना। तो 62 में आया था तो हरा दिया था, है ना। अब आ भारत। अब दिखाते हैं हमारी शक्ति, है ना। ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ेंगे सीधे। तो रुक चीन, अब आ। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से डायरेक्ट याद रखना है। तो ये अब छोटे की बात कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा है आपका वेटिकन सिटी। कौन सा है? ये सबसे छोटा। विश्व का सबसे बड़ा कौन सा हो गया? रूस। बस इतना ही ध्यान रखना, ज्यादा आगे नहीं जाते इसमें। जब विश्व का भूगोल पढ़ेंगे फिर देखेंगे। तो 7वें नंबर पर है, अब याद रहेगा हमेशा। अब हमने जब इंडिया बनाया था
उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो इन चारों में लंबाई चौड़ाई देख लेते हैं भारत की, है ना। यहां से उत्तर से दक्षिण की टोटल लेंथ देखें तो वो है 3214 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 3214 किलोमीटर लंबा है उत्तर से दक्षिण भारत। मतलब जम्मू से चलते हैं, लद्दाख से निकलते हैं तो इधर पहुंचते पहुंचते कितने किलोमीटर हो जाएंगे? 3214। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई देखें अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक, तो ये लंबाई है 2933। कितनी है? 2933 किलोमीटर। ये भी आप ध्यान रख लें ना, कहीं पूछ ले एग्जाम में कि भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई क्या है और पूरब से पश्चिम क्या है, ये भी बनना चाहिए हमको। एक मिनट देखिए, थोड़ा ना स्वास्थ्य मेरा ठीक नहीं है।